Hello, my dear students. Once again, welcome you to the biology online classes. Myself, your teacher, Jolly Singh, and I'm teaching you botany. So, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो था हमारे HS फर्स्ट ईयर के बुक का, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड, वो हमने ख़त्म कर दिया है. तो अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट जो चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, इट इज़ अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. नाउ जैसे कि हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था ना, अबाउट the different type of organisms existing in the earth surface, about the biodiversity, that our earth is very rich in biodiversity. Now in living organisms को निकालना भी, that means इनको classify करना, इनको identify करना, फिर इनका proper name देना, फिर इनका taxonomic aid, बहुत सारा rules and regulations में हम लोगों ने chapter 1 को पढ़ा, ठीक है. नाउ चैप्टर 2 का जो मेन चैप्टर का जो नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट मीन्स व्हाट्स, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ, राइट. तो जितने भी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द अर्थ सरफेस, इनको हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते रहे हैं ना, तो सब लिविंग हैं. तो दैट मीन्स उनको कैसे क्लासिफाई किया गया, ठीक है. हमने पता है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है, बट कैसे क्लासिफाई किया गया वो चीज़ें हम जानेंगे कि हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग क्लासिफाइड, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहला जो सिस्टम था, इट इज़ टू किंगडम क्लासिफिकेशन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, इट वॉज प्रपोज्ड बाय लिनियस, कैरोलस लिनियस, द फेमस कैरोलस लिनियस. आप लोगों को याद होगा, ही इज़ नन अदर देन द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, राइट. तो उन्होंने ही ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया. लेकिन लिनियस से पहले और एक साइंटिस्ट थे जो कि हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं. ही इज़ एरिस्टोटल. नाउ एरिस्टोटल ऑल्सो found the two kingdom classification. Actually he gave the classification system. उन्होंने जो living organisms था उनको classify किया दो हिस्सों में. एक को उन्होंने classify किया as a plant और एक को किया as a animal, ठीक है. और उस सिस्टम को एग्री करते हुए लिनियस ने भी क्लासीफाई कर दिया टू किंगडम में ही ऑर्गेनिजम्स को, जो कि था ही क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम्स, जो कि है सबसे पहला वाला किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. नाउ किंगडम प्लांटी में जैसे कि हम इंक्लूड कर सकते हैं ऑल द प्लांट्स, और प्लांट्स में द प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक योर ट्रीज, जो कि बिग ट्रीज है, देन श्रब्स, देन हर्ब्स, एवरीथिंग, एवरी प्लांट. तो सब प्लांट के अंडर में वो उन्होंने उसको इंक्लूड किया, जितने भी टाइप ऑफ प्लांट्स है. और एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल्स है, वो सब उन्होंने डाल दिया एनिमल किंगडम में, ठीक है. तो ही क्लासिफाइड द सिस्टम इनटू टू किंगडम्स, Plenty and Animalia. So this is the previous system of classification which is known as two kingdom classification. Now देखो, two kingdom classification सही है. Obviously Linnaeus and Aristotle have a great idea, क्योंकि उन्होंने वही जो पहले थे इनिशिएटिव, जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन करना पॉसिबल किया, जिनके कारण ये क्लासिफिकेशन पॉसिबल हुआ. Now सिर्फ टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही काफ़ी नहीं होता, राइट. सिर्फ टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही काफ़ी नहीं है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए. तो उसके कारण यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे. नो, काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स इन द सेंस, सबसे पहला ड्रॉबैक जो था, यहाँ पे माना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट और एनिमल्स रखा गया, लेकिन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड किया पता नहीं, ये तो नहीं कर पाए. फिर फंजाई, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, ठीक है. तो वैसे ही करके ये जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इट वाज नॉट दैट मच अप टू द मार्क, ठीक है. बट येस, दिस वाज द फर्स्ट कंसेप्ट गिवन बाय द साइंटिस्ट, तो इसीलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है. तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद देयर कम्स द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. नाउ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, अब हम नाम से ही पता कर सकते हैं कि ये जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो थ्री किंगडम में था, ठीक है. तो ये जो आइडिया था, इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हेगल. द अर्नेस्ट हेगल हैव गिवन द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड अकॉर्डिंग टू हिम
द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स और 3 किंगडम्स. ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे क्या हो गए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या फिर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल ने इन द ईयर 1866 एज इट इज रिटन इन द डायग्राम. नाउ इन्होंने कैसे बांटा 3 किंगडम में. फर्स्ट वन इज प्रोटिस्टा, सेकेंड वन इज प्लेंटी, थर्ड वन इज एनिमेलिया. ना प्रोटिस्टा में उन्होंने कौन से ऑर्गेनिजम्स को डाला, ही क्लासिफाइड और ही सेड दैट इन प्रोटिस्टा उन्होंने डिफरेंशिएट किया जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. अब आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के मतलब तो आई थिंक जानते ही होंगे, चलो फिर भी मैं बता देती हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम किसे कहते हैं. वो ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है हर एक बॉडी एक्टिविटी, हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए. तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, so next one is plenty, so obviously all the plants, all the different type of plants. And the third one is animalia, that means all the different type of animals that is present in our earth surface. So this was 3 kingdom classification. But 3 kingdom classification में unicellular organisms के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन what about the prokaryotic as well as eukaryotic organisms, है ना. अभी prokaryotic eukaryotic organisms obviously I think you people know because ये सब हम क्लास 9-8 से पढ़ते आ रहे हैं कि prokaryotic organisms हम किसे कहते हैं, फिर eukaryotic organisms हम किसे कहते हैं, unicellular organisms, multicellular organisms किसे कहते हैं, राइट. तो फिर भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. तो ये था हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो सेकेंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, जहाँ पे एनिमल्स को बांटा गया. नॉट ओनली एनिमल्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्लेंटी एंड एनिमेलिया. और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, प्रोटिस्टा, प्लेंटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, बट दो इट इज ऑल्सो हैविंग सम डिमेरिट्स. ठीक है, नेक्स्ट जो है इट इज़ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट मीन्स वी आर रिचिंग टूवर्ड्स समथिंग, राइट. हम थोड़ा सा एडवांस और भी हुए. तो ये जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इट इज़ गिवन बाय H.F. Copeland. ही वॉज द साइंटिस्ट हु हैज़ गिवन द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. और नाम से हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम्स में बांटा. एंड व्हाट आर द 4 किंगडम्स? First one is Monera, second one Protista, third one Metaphyta and fourth one Metazoa, या फिर Plenty या Normal Animalia भी हम बोल सकते हैं. Now Kingdom Monera, उनका जो क्राइटेरिया था उन्होंने कैसे किया, ठीक है. देखो, Kingdom Monera में उन्होंने जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको डाल दिया. ठीक है. देन सेकेंड वन किंगडम प्रोटिस्टा, जितने भी यूकैरियोटिक्स थे या फिर यूकैरियोट्स थे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया इसको प्रोटिस्टा में. ठीक है, तो पहला वाला उन्होंने डाला मोनेरा जो कि था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड वन उन्होंने डाला प्रोटिस्टा जो कि था यूकैरियोटिक, और तीसरा वाला जो था वो है मेटाफाइटा दैट मीन्स एडवांस यूकैरियोटिक, एंड फोर्थ वन इज मेटाजोआ दैट इज एडवांस्ड यूकैरियोटिक. नाउ मेटाफाइटा को हम प्लेंटी भी बोल सकते हैं, किंगडम प्लेंटी, और मेटाजोआ को हम बोलते हैं एनिमेलिया. ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ पे क्या किया कॉपलैंड ने, जैसे कि 3rd किंगडम का ड्रॉबैक्स यही था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं मिला था. मतलब उनको कहाँ पे हम क्लासिफिकेशन के कैटेगरी में हम रखेंगे, तो उनको आपका सही जगह पे रखने के लिए ये किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ आया. ठीक है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक आए, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आए, मेटाफाइटा दैट इज किंगडम प्लेंटी एंड मेटाजोआ दैट इज किंगडम एनिमेलिया. इट इज गिवन बाय होम H.F. Copeland. तो अभी तक हम लोगों ने कितना किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी कर लिया. फर्स्ट वन पढ़ लिया अबाउट द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज प्रपोज्ड बाय Linnaeus and Aristotle. Second one 3 kingdom classification which was proposed by Ernest Haeckel, and 4 kingdom classification which was proposed by H.F. Copeland. So अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो था एक्चुअली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया है इंटू 5 कैटेगरीज, इंटू 5 किंगडम्स. ठीक है, तो 5 किंगडम्स में क्या क्या है, और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया किसने? यस, इट इज़ गिवन बाय R.H. Whitaker.
ठीक है, it is given by R.H. Whitaker. Now he classified the organisms into 5 kingdoms. And what are the 5 kingdoms? First one, Monera, then Protista, then Plenty, then Animalia, then Fungi. ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक डिमेरिट था. ऑब्वियसली वहाँ पे उन्होंने जो जितना भी था सबको कवर करने का कोशिश किया, बट फंजाई जो था एक सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनका वो जगह नहीं दे पाए. तो इसीलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ. और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, देन किंगडम प्लेंटी एंड देन किंगडम एनिमेलिया. ये 5 सिस्टम ऑफ किंगडम्स थे जहाँ से ये क्लासिफिकेशन पॉसिबल हुआ. ठीक है, आफ्टर दैट इनका क्राइटेरिया क्या था, कैसे था, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो उसके पहले हम देखते हैं कि किंगडम मोनेरा, राइट, किंगडम मोनेरा में क्या रखा गया था. सबसे पहले किंगडम मोनेरा में रखा गया था ऑब्वियसली ऑल द प्रोकैरियोट्स विच आर यूनिसेलुलर. देन किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Then kingdom fungi, obviously they are multicellular and eukaryotic. Then kingdom plenty, multicellular, eukaryotic, and animalia, multicellular, eukaryotic. तो ये था 5 kingdom classification. अभी एक देखते हैं criteria of categorization. अब 5 kingdom classification जो था ये एक्चुअली इट्स अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम अभी तक मानते हैं. ठीक है, इसी को लेके हम स्टडी करते हैं. तो ये जो क्राइटेरिया ऑफ कैटेगराइजेशन था ये कैसे किया विटेकर ने. तो सबसे पहला उन्होंने कैटेगराइज किया सेल टाइप को. ठीक है, कौन से टाइप का सेल है ये, आइदर इज इट सिंपल सेल है या फिर ये कॉम्प्लेक्स सेल है. और सिंपल सेल कॉम्प्लेक्स सेल का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि आइदर द सेल इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और इट इज़ यूकैरियोटिक और इट इज़ प्रोकैरियोटिक. ना अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है मतलब इनका सेल बहुत ही मतलब सिंपल है, और अगर मल्टीसेलुलर है तो दैट मीन्स इनका सेल में काफ़ी दे आर मल्टी सेल, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमीबा, पैरामेशियम, ये सब क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द वाइटल एक्टिविटीज इन अ organism in a unicellular organisms. Whereas multicellular organisms क्या होते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होता है और जहाँ पे ये सेल फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम्स लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो ऐसे करके कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल rises. Now this is known as multicellular organisms. तो ये based on this category, first he categorized that who R.H. Whitaker has categorized the 5 kingdom classification. तो सबसे पहला चीज जो उन्होंने देखा it is the cell type. ठीक है, नेक्स्ट वाला जो था इट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. नाउ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ना कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, एंड प्रो मीन्स प्रीवियस. तो जो हमारा जो पहला सेल आया था ना, जो जब हमारे अर्थ में या फिर जब लिविंग लाइफ जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो ऐसा माना गया है या फिर ऐसा थ्योरीज भी है कि पहला जो सेल था वो सेल की तरह ही था, बट इट वाज नॉट एक्चुअली मतलब अभी जैसा हमारे में सेल है वैसा सेल नहीं था. इट वाज अ प्रोकैरियोटिक सेल. दैट मीन्स कैरियन जो था, दैट मीन्स न्यूक्लियस जो था, इट इज़ विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऑब्वियसली न्यूक्लियस इज द मेन, राइट. जैसे कि अगर हम जानते हैं सेल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जैसे कि कोई भी गाड़ी अगर चलना है, ठीक है, तो उसके लिए इंजन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. वैसे ही सेल का अगर कोई भी एक्टिविटी अगर करना है तो उसके लिए न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज न्यूक्लियस इज़ द मेन थिंग. न्यूक्लियस से ही सब कुछ रेगुलेट होता है. न्यूक्लियस इज़ द मास्टर ऑर्गन, राइट. तो न्यूक्लियस जो रहता है ना, न्यूक्लियस के ऊपर से आप देखोगे उसका मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनमें आप देखोगे नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर. दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. वेयरएज in eukaryotic cell you will find that there is a presence of nuclear membrane. now prokaryotic cell में ऐसा बहुत सारा सेल ऑर्गेनेलिज भी है जो कि एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में
दिस इज अ मॉडर्न, यू मतलब न्यू, नया, ठीक है। तो नया टाइप का सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल मतलब पुराना सेल। तो पुराना सेल में ऑब्वियसली बहुत सारा ऐसा चीज़ें नहीं होंगे, बट नया वर्जन में क्या देखते हैं हम लोग, नया सेल होता है, राइट, यूकैरियोटिक सेल। तो आर.एच. विटेकर का सेकंड जो क्राइटेरिया था, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ये भी सिंपल या फिर कम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल्स में आ सकता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रोकैरियोटिक है ये सेल कि यूकैरियोटिक सेल है। ओके, तो दिस वाज द सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया वाज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, जो भी हम खाते हैं, राइट, जो भी एक ऑर्गेनिजम्स खाता है अपना लाइफ पूरा करने के लिए, अपना रोज जैसे अपना लाइफ जीने के लिए, तो न्यूट्रिशन का इसीलिए ज़रूरत होता है, राइट, जो कि हम खाते हैं। हम क्या, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो रहने के लिए जो चीज़ करता है, खाता है, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ न्यूट्रिशन जो है ये भी 3 टाइप का है, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रोपिक, सेकेंड वन इज हेटेरोट्रोपिक, थर्ड वन इज सेप्रोफाइटिक। ना ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड, ठीक है। जैसे कि हम ग्रीन प्लांट्स को देख सकते हैं, तो ये लोग खाना कैसे बनाते हैं, हमें पता है ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ना फोटोसिंथेसिस क्या है, जहाँ से लाइट एनर्जी जो कि सन है, ठीक है, सन से लाइट लेते हैं और फिर लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके प्लांट अपना खाना बनाते हैं, जो कि होता है C6H12O6 विच इज़ नोन एज कार्बोहाइड्रेट, है ना, या फिर उसे हम कहते हैं ग्लूकोज। तो ये जो अपना बॉडी में वो खुद सिंथेसाइज करता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड और या फिर फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय इटसेल्फ इज नोन एज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज heterotropic mode of nutrition. Now heterotropic mode of nutrition क्या है, it is that type of nutrition where an organism is depending on others, ये दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये दूसरे पे डिपेंड कर रहा है अपना खाने के लिए। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं किसी कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स, टेट्रीवोर्स, ये सब क्या है, ये दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर देयर, मतलब ये किसी दूसरे पे डिपेंड करिए, अपना बॉडी में खुद खाना मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही, ये दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं अपना खाना मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो दिस इज नोन एज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड थर्ड वन इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़, अगर समझ लो हम कोई बिस्किट या फिर कोई ब्रेड अगर हम काफ़ी दिनों तक रख देते तो उसके ऊपर हम क्या देखते हैं, सम वाइट कलर या फिर सम ब्लैक कलर थिंग अराइजेस, राइट, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली फंगस होता है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली फंगस। ना वो फंगस का काम क्या है, फंगस क्या करेगा, ऑब्वियसली वो चीज़ों में बैठ के वो खाता है, या फिर कोई भी चीज़ अगर खत्म, समझ लो कोई चीज़ मर गया, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या, कुछ दिन बाद थोड़ी ना उसका बॉडी वैसे ही रहेगा, हम देखेंगे उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी हो गया है, राइट, मतलब कुछ ऐसे डिकम्पोजर्स आ गए हैं जो उनको खा रहे हैं। तो ज़्यादातर अब ये थर्ड पिक्चर जो है वो फंगस का है, मशरूम्स जो कि हम ज़्यादातर पसंद करते हैं खाने में, मशरूम्स, दे आर एक्चुअली फंगस, ठीक है। तो ये होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मतलब जो खुद खाना बना के खा सकते हैं, एट्रोट्रोपिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और सेप्रोफाइटिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और जो उनका जो होस्ट होता है वो एक्चुअली डेड रहता है, ठीक है। तो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ ये था थर्ड क्राइटेरिया ऑफ कैटेगोराइजेशन, ठीक है। तो पहला कैटेगरी क्या था, सेल टाइप, दैट इज वेदर द सेल इज unicellular or multicellular. Second one was prokaryotic and eukaryotic type, and third one types of nutrition, autotropic, heterotropic and saprophytic. Okay, so here is the 5 kingdom given. See, the first kingdom is Monera, second kingdom is Protista, third kingdom is fungi and the fourth kingdom is Animalia. तो किंगडम मोनेरा जो है वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सेल टाइप है ये एक्चुअली प्रोकैरियोट है, ठीक है, हम टेबल में वो बता रहे हैं प्रोकैरियोट्स है। और प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोट है, फंजाई जो है वो यूकैरियोट है, प्लेंटी जो है वो भी यूकैरियोट है, और एनिमल जो है वो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। सेकेंड जो है ये जो लिखा हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन, तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, इट इज़ अ केमिकल, ठीक है, जो कि
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो भी है तो उनका जो सेल होगा, सेल का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाउंड्री, जो सेल का जो बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री, कुछ बाउंड्री जो बना हुआ है वो बना हुआ है कुछ केमिकल से, ठीक है। तो वो जो केमिकल है उसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो किंगडम मोनेरा का जो सेल बाउंड्री जो है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ है किस केमिकल से? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। प्रोटिस्टा का कोई कुछ प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है, उसमें कोई भी सेल ऐसा वाल प्रेजेंट ही नहीं होता। फंजाई में क्या होता है? इनमें सेल वाल प्रेजेंट होता है। देखो एक चीज़ है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वाल होता है, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा के जितने भी है उनमें सेल वाल है। प्रोटिस्टा में सेल वाल नहीं है, तो जो सेल वाल है वो बना हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। प्रोटिस्टा में कोई सेल वाल ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है ओनली। फंजाई में सेल वाल है तो वो बना हुआ है काइटिन से। प्लांट ऑब्वियसली सेल वाल है जो कि बना हुआ है सेलुलोज से। और एनिमेलिया जो है उसमें भी सेल वाल एब्सेंट है। तो हम लोगों ने दो चीज़ों में देखा सेल वाल एब्सेंट होता है, एक होता है प्रोटिस्टा में और एक होता है एनिमेलिया में। अभी हम देखेंगे वेदर इट इज़ मोनेरा जो है ये यूनिसेलुलर है, देन प्रोटिस्टा जो है वो भी यूनिसेलुलर है, देन फंजाई जो है वो मल्टीसेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर है, प्लेंटी जो है वो भी उसमें टिश्यू सिस्टम है, और एनिमेलिया जो है वो टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम है। नाउ मोनेरा जो है यूनिसेलुलर, मतलब दे आर हैविंग सिंगल सेल। प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर है, फंजाई जो है मल्टीसेलुलर या फिर यूनिसेलुलर। नाउ मल्टीसेलुलर फंजाई ऑब्वियसली दे आर मेनी आर देयर, बट यूनिसेलुलर फंजाई भी है, जैसे कि हम ईस्ट को बोल सकते हैं। ईस्ट इज अ एक्सेप्शनल केस, ठीक है, फंजाई का। और प्लेंटी में टिश्यू सिस्टम लेवल है। ऑब्वियसली प्लांट्स में हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस जो है उसमें काफ़ी टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़। तो प्लेंटी का जो है इसमें कोई ऑर्गन नहीं होता, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और एनिमेलिया में क्या है? इट इज़ टिश्यू लेवल भी होता है और ऑर्गन, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स है तो हमारे में क्या है? ऑर्गन्स है, राइट। तो हम लोग ऑर्गन सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे में जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स है, राइट। हमारे में नर्वस सिस्टम है, तो ऑर्गन सिस्टम है हम लोगों में। उसके बाद हमारा फूड हैबिट कैसा है? जैसे कि मोनेरा में देखो, मोनेरा में फूड हैबिट क्या है? ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। कुछ ऑटोट्रॉपिक भी है और कुछ हेटेरोट्रॉपिक भी। ऑटोट्रॉपिक हमने पहले ही बोल दिया कि ऑटोट्रॉपिक क्या है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो गया जो कि अपना खाना खुद बना सकता है, और हेटेरोट्रॉपिक जो कि दूसरों पे डिपेंड करता है। तो किंगडम मोनेरा में दोनों टाइप के आपको मिलेंगे, प्रोटिस्टा में भी दोनों टाइप के मिलेंगे, फंजाई में ओनली हेटेरोट्रोप्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि सेप्रोफाइटिक होते हैं। और प्लेंटी में क्या होता है? दे आर ऑटोट्रॉपिक। और एनिमेलिया में क्या होता है? दे आर हेटेरोट्रॉपिक। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ये जो टाइप्स ऑफ सेल्स था, देन सेल वॉल का जो कंपोजिशन था, ये सब कुछ हम कंसिडर करके RH विटेकर ने क्या किया? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो बाकी जो चार किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, बिकॉज हमें उनको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा कि दे वेर द स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उन्होंने हमें कंसेप्ट दिया जिसके कारण हम लोग बाकी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ पाए। जैसे कि सबसे हम ज़्यादा क्रेडिट हम लीनियस या फिर एरिस्टोटल को देंगे, क्योंकि उन लोगों के कारण हमारे पास आइडिया आया, ताकि हम लोग उसके जो उसमें नहीं था उसको ढूंढ के हम फिर उसमें प्रोसीड किया आगे। तो ठीक है, ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी आप बोलोगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज द फाइनल क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैम ने बोला कि यही है जो अभी तक हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देयर इज अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है, बट स्टिल यू मस्ट हैव लिटिल बिट आइडिया अबाउट दिस, कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, ये जो किंगडम मोनेरा है, इसमें ज़्यादातर जो होते हैं ना वो बैक्टीरियाज होते हैं, और बैक्टीरियाज में भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज है जो कि एडवर्स कंडीशन, चाहे जितना भी गर्मी हो या फिर जितना भी 100 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो, उस टेम्परेचर में भी वो रह सकता है, मतलब एडवर्स कंडीशन, या फिर माइनस में क्यों ना हो टेम्परेचर, ठीक है। तो उसे हम दिस स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम आर्के बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि एक टाइप है मोनेरा में, और दूसरा जो है यू बैक्टीरिया, दैट इज द नॉर्मल बैक्टीरिया। तो उसी को लेके एंड अदर देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनीमिया, तो उसी को लेके हम लोगों ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोला, जो कि उसने दिया था, ठीक है। बट
ऑब्वियसली दैट आइडिया ऑब्वियस वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ही था, इसीलिए हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर का है वही हम अभी तक मानते आ रहे हैं, एंड दिस इज द टिल डेट यही अपडेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आई थिंक आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया। देन अगर आप लोगों को समझ में आया एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप अपना रोल नंबर एंड नाम सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। आई फील वेरी ग्रेट दैट यू पीपल आर वाचिंग आवर वीडियोस। तो आप देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस भी पूछते तो भी अच्छा लगता है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बहुत अच्छा होता है, तब भी नोटिफिकेशन जब भी हम लोग वीडियो भेजेंगे ना तब आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी पढ़ेंगे। सो बाय बाय।